नमस्कार दोस्तों, मैं ललित मोहन साहू आप सभी का डस्टी बोर्ड में स्वागत करता हूं। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के इस लेक्चर सीरीज का यह पहला वीडियो है। शुरू के 3 से 4 वीडियो इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड रहेंगी और हम लोग बहुत ही आसान शब्दों में आसान तरीके से इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन इन दो टर्म्स का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, पॉलिटी एक ऑपरेशन सिस्टम है जो किसी भी कंट्री को ऑपरेट करती है फिर रन करती है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हर एक कंट्री का एक अपना अरेंजमेंट मशीनरी स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू उस कंट्री में गवर्नेंस होती है या फिर उस कंट्री के ऊपर में उसका कंट्रोल होता है। इसी सिस्टम को एज अ होल हम लोग पॉलिटी के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए लिया जाए तो इंडिया और यूएसए दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लेकिन जहां इंडिया की बात होती है तो वहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नजर आता है और यूएसए में फेडरल सिस्टम नजर आता है। इसी तरीके से हम लोग ये भी जानते हैं दोस्तों कि कई ऐसे भी देश हैं जहां पे रिलीजियस डोमिनेशन भी देखने को मिलता है। कई इस्लाम कंट्री ऐसे हैं जहां पे शरीयत लॉ का इन्फ्लुएंस नजर आता है। तो इससे ये मालूम चलता है कि हर एक कंट्री का एक अपना पॉलिटिकल सिस्टम होता है, एक अपना पॉलिटी होता है। वहीं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो पॉलिटी को लीगल बैक प्रोवाइड करने का काम करता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करने का, उसके फॉर्मेशन का प्रोसेस जहां एक्सप्लेन होता है, जहां डिस्क्राइब होता है, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो सरल शब्दों में कहा जाए तो पॉलिटी एक ऑपरेशनल सिस्टम है और उस ऑपरेशनल सिस्टम का जो डिस्क्रिप्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम धन विधान। सम शब्द का अर्थ होता है इक्वल या फिर समान और विधान का मतलब होता है रूल और लॉ। तो इसका लिटरल मीनिंग इस तरीके से निकाला जा सकता है कि संविधान का मतलब होता है कि आइडेंटिकल लॉस का एक ऐसा ग्रुप जो लोगों की वेलफेयर के लिए बनाया गया हो, संविधान कहलाता है। उम्मीद है आप लोगों को पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप की ओर आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पॉलिटी कैसे आया और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आया। कॉन्स्टिट्यूशन के आने का मकसद हर एक कंट्री का अपना हिस्ट्री होता है। जैसे कि हम लोग अपने देश की बात करें तो हम लोग के यहाँ शुरू से ही रिलीजियस डोमिनेशन रहा है। हम लोग के यहाँ पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, उसके बदले में रिलीजियस टेक्स्ट था। हम लोग रिलीजियस टेक्स्ट को ही एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीट करते थे और उसको फॉलो करते थे। बट ओवर द टाइम इसमें कुछ फॉल्ट्स आए और जो लोअर कास्ट या फिर डाउन ट्रोडन लोग हैं उनके ऊपर में अपर कास्ट का डोमिनेशन होने लगा, उनका सप्रेशन होने लगा। तो टाइम के हिसाब से डिमांड चेंज हुई और उसमें चेंजेस की मांग उठी और इसके बाद हम लोगों ने ब्रिटिश रूल देखा और कई कंपनीज आके यहाँ पे रूल किए। तो हम लोग उन सब चीज़ों को दोहराना नहीं चाहते थे, उन चीज़ों के रिपीटेशन को ख़त्म करना चाहते थे। इस वजह से 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ और उसका रिजल्ट हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में, जो एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जो डिफाइन करता है कि पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसा होगा, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी पब्लिक के लिए कैसी होगी और पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के लिए कैसी होगी। इस फ्रेमवर्क के डेवलप्ड फॉर्म को ही हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में देखते हैं, जिसे हम लोग ग्राउंड लेवल पे महसूस करते हैं। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है एक गुड गवर्नेंस या फिर एक ऐसा गवर्नेंस स्टेब्लिश करना जो मैक्सिमम वेलफेयर पब्लिक को बढ़ावा दे, जिससे मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर हो। और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रेमवर्क बनता है और फ्रेमवर्क से पॉलिटिकल सिस्टम, और सिस्टम का पर्पस होता है गवर्नेंस करना या फिर लोगों का भलाई करना। अब दोस्तों हम लोग आगे के स्लाइड में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों महसूस हुई। हम लोग जैसे कि
पहले देखिए कि जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही डिफाइन होता है। मतलब पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर क्या होगा, उसका टाइप क्या होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, ये सब सारी चीजें डिफाइन होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है। डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर में हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन को अडॉप्ट किया हुआ है। और ये जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन का मतलब होता है कि उस सिस्टम का फॉर्मेशन कैसा हो। तो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि जो पॉलिटिकल ऑफिसेस हैं, उसका जो सिलेक्शन होगा वो इलेक्शन के बेसिस पे होगा, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसी तरीके से उसके फंक्शन को भी डिफाइन किया गया है और इसमें पावर डेलीगेशन या फिर शक्ति के विभाजन का भी बात किया गया है। जब शक्ति का एकीकरण होता है या फिर एक जगह में जब शक्तियां केंद्रित हो जाती हैं तो वहां पे गवर्नमेंट की आर्बिट्रीनेस बढ़ जाती है। इस वजह से पावर का भी डेलीगेशन इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से किया गया है, जिसमें हम लोग देखते हैं जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। जुडिशियरी का मतलब होता है न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधायिका और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका। जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट रखने का पर्पस यही है कि इन दोनों के आर्बिट्रीनेस को कंट्रोल में रखा जा सके। तो हम लोग जो देखते हैं ये तीन जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, वो एक दूसरे से सेपरेट हैं। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की जहां बात होती है इंडिया के मामले में, तो यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन नहीं देखने को मिलता, पार्शियल सेपरेशन देखने को मिलता है, जिसे हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन पावर का डेलीगेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट। जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट की बारी आती है वहां पे हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन नजर आता है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इस तरीके से डिफाइन किए गए हैं ताकि किसी भी इंसान का एक्सप्लॉयटेशन न हो और वो अपना जो लाइफ है वो अच्छी तरीके से लीड कर सके। प्रिवेंट आर्बिट्रीनेस ऑफ गवर्नमेंट, इसका मतलब ये है कि किसी भी सरकार के मनमाने रवैये को रोक लगाई जा सके। ये हम करते हैं थ्रू रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम का फीचर है। ये सारी चीजें हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक, पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच का रिलेशनशिप को ये डिफाइन करती है। जहां पब्लिक गवर्नमेंट बनाने का काम करती है तो वहीं गवर्नमेंट पब्लिक के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या काम करने हैं वो करती है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम की जानकारियां देता है एवं उनसे रूबरू कराता है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अब समझने की ये कोशिश करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसकी क्लासिफिकेशन क्या क्या है और कौन कौन से ऐसे बेसिस हैं जिसके आधार पर उसे बांटा गया है। तो मेजरली से 3 बेसिस पे बांटा गया है। जो पहला बेस है वो है फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब है कि उसका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है। तो फॉर्मेट के बेसिस पे इसे 2 तरीके से बांटा गया है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि जब कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स का कंपाइलेशन हो जाता है या फिर उसे अच्छी तरीके से लिख के कंपाइल कर दिया जाता है, सुरक्षित कर दिया जाता है, तो उसे हम लोग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूएसए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग ले सकते हैं। जो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूएसए का कहलाता है। थॉमस जेफरसन, जो फादर ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया था। वहीं दूसरी तरफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म जहां पे चीजें लिखी हुई ना हो, बल्कि लोग उसको कन्वेंशनली और प्रैक्टिकल वे से फॉलो करते हैं और वो जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होती रहती हैं। तो इस टाइप के फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग बोलते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। 1215 में मैग्ना कार्टा लागू किया गया इंग्लैंड में, जिसे फर्स्ट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, जो लोगों के अधिकार से जुड़ा हुआ था। अब हम लोग सेकेंड बेस की तरफ जाते हैं और सेकेंड बेस है क्रिएशन के बेसिस पे। तो क्रिएशन के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन को 2 भागों में अगेन डिवाइड किया गया है। यहाँ पे क्रिएशन का मतलब फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ क्रिएशन का मतलब फॉर्मेशन के प्रोसेस से जुड़ा हुआ है।
तो फॉर्मेट जहां पे फिजिकल एट्रीब्यूट की बात करता है, वहीं क्रिएशन प्रोसेस की बात करता है। तो क्रिएशन के बेसिस पे अगेन इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, सोवेरिन एंड नॉन सोवेरिन। सोवेरिन का हिंदी अर्थ होता है संप्रभु और नॉन सोवेरिन का हिंदी अर्थ होता है असंप्रभु। संप्रभु शब्द का मतलब होता है टोटल इंडिपेंडेंट, अर्थात जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन किसी दूसरे पॉलिटिकल पावर के इन्फ्लुएंस में आए बिना खुद के द्वारा बनाया गया हो तो उसे बोलते हैं सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है 1946 में लोगों के द्वारा इलेक्ट गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया, तो हम लोग का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोवरेन टाइप का है। नॉन सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि जब किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन किसी दूसरे देश के द्वारा बनाया गया हो या किसी देश की कॉन्स्टिट्यूशन में किसी दूसरे देश के का इन्फ्लुएंस डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली नजर आता हो तो उसको बोलते हैं नॉन सोवेरिन कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जांपल के लिए जापान कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे हम लोग यूएसए का डोमिनेंस या फिर यूएसए का इन्फ्लुएंस साफ तौर पे देख सकते हैं। अब इसका तीसरा बेस है नेचर के बेस पे। तो नेचर के आधार पे अगेन इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फ्लेक्सिबल और रिजिड। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के फ्लेक्सिबल और रिजिडिटी का रिलेशन सीधा होता है उसके अमेंडमेंट प्रोसेस से, यानी किसी भी संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया से। अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो इजी है तो उसे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर किया जाता है, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। और वहीं जब किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता है तो उसे बोला जाता है रिजिड। एग्जांपल के लिए यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है। वहीं अगर हम भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसे मिक्स्ड नेचर का माना जाता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जिसमें फ्लेक्सिबल नेचर दिखाई देता है, जहां पार्लियामेंट चाहे तो सिंपल मेजोरिटी के साथ किसी भी चीज को अमेंड कर सकती है, किसी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है। वहीं कुछ ऐसे भी प्रोविजन है जहां पे पार्लियामेंट को स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है विथ रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। तो ऐसे प्रोविजनों के अवेलेबिलिटी की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मिक्स्ड नेचर का माना जाता है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन है सोवेरिन है और मिक्स्ड नेचर का है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्मेट ऑफ स्टेट और स्टेट के एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।